जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सर्च वारंट के बारे में बताया था, तो आज बताऊंगा मैं चार्ज यानी आरोप क्या होता है। CRPC जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, और इसी में जो अपना न्यू एक्ट आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। थोड़ी सेक्शन वाइज में अंतर है, बाकी एक सा ही होता है, डेफिनेशन वगैरह सब एक जैसी हैं। तो आज हम बताएंगे आपको आरोप के बारे में। तो आरोप है जो सेक्शन 211 से 224 तक है। तो आरोप का मूल उद्देश्य यही है कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी हो कि किस अपराध के लिए उसका विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है। आरोप की कई स्थितियां होती हैं, यानी चार्ज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जिसमें पहला हो जाएगा अभियुक्त का नाम। यदि चार्ज लगता है तो सबसे पहले अभियुक्त का नाम होना चाहिए। अभियुक्त का नाम क्या है? ए है, बी है, सी है, डी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा बोलता है दिनांक, किस दिनांक को अपराध किया गया है। 5 को, 10 को, 12 को, 13 को, एक निश्चित डेट होगी उसकी। थर्ड नंबर बोलता है समय, किस समय पर, रात में, दिन में, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, किस समय अपराध किया गया है। और फोर्थ नंबर बोलता है स्थान, किस स्थान पर अपराध किया गया है। एक प्लेस होगा ना, प्रॉपर कहाँ पर किया गया है। आगे होगा अपराध की रीति या तरीका, चाकू मारी थी, गोली मारी थी, लात मारी थी, घूंसा मारा था, पत्थर मारा था, कुछ भी तो होगा तरीका अपराध का, उसमें ये वाला मेंशन करना पड़ेगा। आगे बताता है विधि का नाम, मारपीट की तो IPC इंडियन पेनल कोड, बच्चों के साथ कोई अपराध किया है तो पॉक्सो एक्ट। 7 नंबर बोलता है अपराध का भाव, किस धारा में किया गया था या है। आरोप यानी चार्ज सेक्शन 2B में इसे डिफाइन किया गया है CRPC में। इसके 2 पार्टों में दिया गया है, जिसे सेक्शन 211 से 224 में एक पूरा आरोप रखा गया है। तो आरोप की डेफिनेशन क्या बोलती है? जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस बात के लिए उसे न्यायालय लाया गया है। फॉर्म ऑफ चार्ज यानी 2 पार्टों में चार्ज को विभाजित किया गया है। 211 से 217 में आरोपों का प्रारूप यानी पार्ट ए है, और 218 से 224 पार्ट बी यानी आरोपों का संयोजन, इसे बी में रखा गया है। चार्ज कैसे बनाएंगे? पहले तो बताते हैं 211 पे, चार्ज बाद में बताऊंगा कि 211 बोलती है आरोप की अंतर वस्तु, कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस आरोप का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है, यानी जिस पर उसे आरोप लगाया है उसी पर क्या होगा, उसका अभिकथन होगा। सेक्शन 212 क्या बोलती है? समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में प्रविष्टियां, यानी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों की बात की जाएगी, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति कौन है? पीड़ित है, वही तो व्यक्ति है उसमें। वो स्थान और समय तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। धारा तो 213 बोलती है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, यानी अपराध की रीति क्या है। लाठी मारी, लात मारी, घूंसा मारा, ये सब उसमें हो जाएंगे। तो ये बोलती है 213। 214 क्या बोलती है? आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है या जिसके वह अधीन अपराध गणनीय है।
यदि साधारण उपपत्ति की तो उसका वही अर्थ होगा जो धारा 323 में है। स्वेच्छा का अर्थ वही होगा जो आर्टिकल 39 में है। दो 215 क्या बोलती है? गलतियों का प्रभाव। इसके साथ 464 पढ़ेंगे, सॉरी, प्लस करके। जो मजिस्ट्रेट है वो भी गलती कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गलती ना की जाए। चार्ज लगाने में गलती हो सकती है कि किसी अपराध में चार्ज लगाना भूल गया हो, छूट गया हो, मिसपेंटिंग यानी मिस्टेक हो गई हो, या उससे कोई ध्यान में ना आ रहा हो, तो क्या अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा? गलती का प्रभाव यह होता है यदि उससे वास्तविक न्याय ना हो पाया, तब गलती को कभी नहीं सुधारी जा सकती है। जो गलती का प्रभाव है उस रिट्रायल भी होगा, ये बोलती है धारा 464। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है तो मामले का पूरा विचारण नहीं हो बनता। यदि अपीलेंट कोर्ट को लगता है या कोर्ट को लगता है कि वास्तव में इसमें न्याय नहीं हो पाया है तो रिट्रायल होगा, अन्यथा रिट्रायल नहीं हो पाएगा। ये डिसाइड कोर्ट ऑफ अपील को करना है, यह करता है। सेक्शन 216 क्या बोलती है? न्यायालय चार्ज को किसी भी समय बदल सकता है। जजमेंट प्राउंस करने से पहले कभी भी चार्ज को बदला जा सकता है। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी चार्ज को बदल सकते हैं। चार्ज बदल गया है तब सारे गवाह भी को फिर से बुलाना पड़ेगा। यानी ट्रायल तो है, उसके साथ जो गवाह हो गए थे उनको भी फिर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने गवाही किसकी दी थी? जैसे उन्होंने गवाही 323 की दी थी। कई बार क्या होता है कि 307 का केस बना और वहाँ पीड़ित की मृत्यु हो गई, तब 302 में बदल गई ना, फिर से गवाह बुलाएंगे ना। अभी तक 307 का चार्ज लगा था, अब 302 का चार्ज लग गया, तब गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा। 217 क्या बोलती है? आरोप परिवर्तित कर दिया तब साक्षियों का पुनः बुलाना। मैंने अभी जो पिछला बताया आपको। सेकंड पार्ट बोलता है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, यानी आरोपों का संयोजन। 218 से 224 संयोजन जो भी अपराध है, सारे अपराधों का ट्रायल करना, आपका एक बार में हो जाना। जैसे सड़क पर कुछ दुर्घटना हो गई, एक्स सड़क पर जा रहा था, वाई ने उसे रोका और रोककर उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। मारपीट के साथ साथ लूटपाट भी की, सारा सामान चुरा लिया और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी भी दी। यदि थाने में गए तो निपटा देंगे, जाने के लायक नहीं चाहे कोई, जाने के लायक नहीं रहोगे। तो कौन कौन से अपराध किया है? पहला, जा रहा था, उसको रास्ते में रोका, सेक्शन 382 सदोष अवरोध। दूसरा, मारपीट की, जो भी है अपराध किया ना, साधारण मान लेते हैं 323 साधारण अपराधी। तीसरा नंबर बोला है उसके साथ गाली गलौज की, 294। अब उसका सारा सामान लूट लिया, 392। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, 506 सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक विभिन्न अपराध का जिसका अभियोग लगाया है ये सब होगा। तो धारा 218 क्या बोलती है? प्रत्येक विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, यानी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग आरोप लगाना पड़ेगा। देखिए, पृथक आरोप होगा और पृथक विचारण होगा। पृथक आरोप और पृथक विचारण में क्या होगा? अभियुक्त जो आरोप लगा रहा है वह आरोप लिखित में हो तो पृथक आरोप का पृथक विचारण होगा।
हम 218 को माने तो ये दो चीज़ें कहती हैं, पृथक आरोप यानी कि अलग से आरोप लगाया जाए, और दूसरा है और उसका पृथक विचारण भी किया जाए, ये 218 कहती है। जैसे पहले कोर्ट किसका ट्रायल करे, एक्स को सड़क पर रोका, सिद्ध हो गया, गवाह आए, उससे पूछा गया क्या इन्होंने सड़क पर रोका था, उन्होंने कहा हाँ साहब रोका तो था, सिद्ध हो गया। पुनः बुलाया, मारपीट हुई, दूसरा अपराध हुआ मारपीट हुई, फिर से गवाह बुलाए, फिर से गवाह आए, उनसे पूछा गया क्या मारपीट हुई थी, उन्होंने कहा हाँ साहब की तो थी, सिद्ध हो गया। फिर बोलता है गाली गलौज की थी क्या, फिर से ट्रायल किया गया, फिर से गवाह आए, उन्होंने कहा हाँ साहब गाली गलौज की तो थी, सिद्ध हो गया। फिर चौथे नंबर पे अपराध आया कि सामान लूटा था, फिर से गवाह बुलाए, गवाह आए, उन्होंने कहा हाँ साहब सामान लूटा तो था। फिर से 5वें नंबर पर अपराध आया क्या धमकी दी थी, फिर से गवाह बुलाए गए, उन्होंने पूछा कि क्या वाई ने एक्स को जान से मारने की धमकी दी थी, गवाहों ने जवाब दिया हाँ धमकी दी तो थी। पता चला जब तक 2-3 साल निकल गए, 2-4 गवाह गुजर गए, गवाहों को बार बार बुलाकर गवाहों को लगता है कि अपराध वाई ने नहीं हमने किया है, जो हमको बार बार बुला रहे हैं। अब क्या हुआ, धारा 218 तो यही कहती है कि यही करो, लेकिन सुविधा की दृष्टि से जब गवाह एक हैं, अपराध एक है, अभियुक्त वही है, पीड़ित वही है, वहाँ समय और धन को बचाने के लिए इन सब का एक साथ ट्रायल हो जाए। गवाह वही है तो एक साथ बता सकता है ना कि हमारे सामने लुका था, मारपीट की थी, गाली गलौज किया था, लूटा था और जान से मारने की धमकी दी थी। प्रत्येक सुविन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है या पृथक आरोप है, तब वह आरोप का विचारण पृथक किया जाएगा। जैसे 219 क्या बोलती है, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जाएगा या जा सकेगा। किसी व्यक्ति ने एक साल में 3 अपराध किए हैं, जैसे तो क्या आरोप लगाए गए वो एक साथ ट्रायल हो सकेगा, भले ही वो अलग अलग स्थानों पर हों, अलग अलग स्थान और अलग अलग समय पर हों, लेकिन वो बोलता है एक साथ होंगे। ये 219 बोलता है एक्स ने 1 जनवरी को छतरपुर में चोरी की, फिर एक्स ने 18 मार्च को फिर चोरी की और 18 दिसंबर को चोरी की। अपराध एक ही टाइप का है, इसका अर्थ है कि इसकी सज़ा भी एक है। चोरी करना यानी 379 और सज़ा भी 3 साल की है। (411) में चोरी का माल पकड़ा जाना। अपराध तीनों एक ही वर्ष के भीतर हों तब एक साथ ट्रायल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबका ट्रायल अलग अलग होता है। अपराध अगर अलग अलग हैं तो एक साथ हैं, तब एक ही घटना पर हैं तो उनका ट्रायल एक साथ ही होगा। सेक्शन 220 कहती है एक से अधिक अपराधों के लिए ट्रायल यानी विचारण, यानी सारे काम किए गए, रोका, मारपीट की, गाली दी और सामान भी लूट लिया, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा तो नहीं कि 10 तारीख को रोका, 11 को मारपीट की, 12 को गाली गलौज दी, 13 को लूटा और 14 को धमकी दी, सारे इकट्ठे हैं ना एक साथ, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है। एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो एक ही बार में सारे अपराध किए या उनका विचारण किया जाएगा, एक साथ ट्रायल किया जाएगा और उनका एक साथ विचारण किया जाएगा, एक साथ आरोप और विचारण होगा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति खा को जो विधि पूर्वक अभिरक्षा में है, यानी वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, उसका एक साथी आता है
और छुड़ाता है, और कांस्टेबल है जिसके हिरासत में अभियुक्त था, कांस्टेबल इसका प्रतिरोध करेगा। पुलिस की अभिरक्षा में कोई व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति छुड़ाने जाता है तो उसका प्रतिरोध होगा। घोर उपैती कार्य करता है यानी मारता है। का पर भारतीय गैंग संहिता 1860 की धारा 225 और 333 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा, और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। यहाँ पर 225 और 333 का एक साथ आरोप लगाया गया तो ट्रायल भी एक साथ ही होगा। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है का दिन में गृह वेदन इस आशय से करता है कि जाल क्रम करे और ऐसे प्रवेश किए गए गृह में खा की पत्नी से जाल क्रम करता है। खा पर भारतीय गैंग संहिता की 1860-45 की धारा 454 और 497 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। यहाँ पर 454 और 497 का एक साथ आरोप लगाया गया है तो ट्रायल भी एक साथ होगा। ऐसा आरोप में बताया गया है। सेक्शन 221 क्या बोलती है? अल्टरनेटिव चार्ज, अनुकल्पता आरोप। अनुकल्पता आरोप क्या होता है? कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा अपराध किया है। जैसे एग्जाम्पल बोलूं तो एक्स चोरी के अपराध में बंद है। पुलिस एक्स के घर जाती है क्योंकि वाई ने रिपोर्ट की है कि एक्स ने रात में हमारे यहाँ पर चोरी की थी। रात में चोरी की जब हम सो रहे थे। तो आपको पता कैसे कि एक्स ही था? आवाज़ बोलता है, सब आवाज़ सुनकर हम जाग गए थे और हमने देखा कि एक्स है। हमने ललकारा तो भाग गया। हमारे पड़ोसी भी जाग गए, उन्होंने भी उसे भागते देखा। उसके बाद पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। सर्च किया, चोरी का सामान बरामद हुआ। उसको लाया गया और केस बनाया गया। जब केस चला तो सारे गवाह मुकर गए। जो पड़ोसी था जिसने कहा था कि वो भाग रहा था और हमने देखा था, एक्स ने कहा देख लो तुम्हारा भी घर है, तुम गवाही दोगे। जब हम छूट के आएंगे तो तुम्हारा घर में घुसेंगे, तुम्हारे घर की चोरी करेंगे। उसने गवाही बदल दी। कोर्ट में जाकर वो मुकर गया। वो कहता है कि भाग तो रहा था लेकिन एक्स ही होगा, यह पक्का नहीं। रात में अंधेरा था, वो इन भाई ने बोला तो हमने भी बोल दिया, लेकिन यहाँ आकर देखा तो ये नहीं है, कोई और होगा। सारे गवाह मुकर गए, एक्स तो बच गया। आपको क्या लगता है? एक्स को बचना चाहिए। यहाँ पर सिद्ध हो पाया कि चोरी इसी ने की है उस घर पर, चोरी का सामान, क्योंकि उसी ने कहा था। वो तो रात में कोई रख गया, हमको क्या पता किसने रखा था। तो धारा 411 आईपीसी की बोलती है अभियुक्त पर यह तो सिद्ध ही नहीं हुआ कि उसने चोरी की है, लेकिन धारा 380 कहती है कि आरोप दोष मुक्त किया जाता है लेकिन माल उसके घर से बरामद हुआ है। तो ये बताने की जिम्मेदारी उसी पर्सन की है, उसी व्यक्ति की है कि माल उसके घर पर कैसे आया। कोई सामान हमारे घर पर मिलता है तो हमें ही बताना होगा कि कैसे आया। इस पर हम 380 का दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 411 का अपराध सिद्ध होता है। तो ये सिद्ध हो गया ना। जिस समय आपने चार्ज लगाया था उस समय आपने 380 का ही चार्ज लगाया था। 411 को तो चार्ज नहीं था, लेकिन लगाना चाहिए था।
उसी प्रकार 304B और 302N चार्ज लगा सकते हैं। 304B दहेज हत्या, दहेज के लिए मार दिया। 304 अपराध है, उसने दहेज के लिए मार दिया, लेकिन दहेज सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु तो हुई है ना, मृत्यु तो निश्चित है। इसे 221 जहां इस बात पर संदेह है कि संदेह में अपराध किया गया हो कि चोरी की गई या तुमने चोरी का माल खरीदा है, या संदेह में है कि या तो तुमने चोरी की है या तुमने यह जानते हुए कि यह माल चोरी का है वह तुमने खरीदा है। ये बोलती है धारा 221। धारा 222 क्या बोलती है? पनिशमेंट फॉर लेसर ऑफेंस, कम अपराध। एक्स के ऊपर चार्ज है कि उसने वाई के सर पर कुल्हाड़ी मारी, तब पुलिस ने एक्स पर 307 लगा दी। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ट्रायल हुआ, ट्रायल 307 का हुआ, चार्ज 307 का लगा था, लेकिन एविडेंस से ये क्लियर होता है कि 307 का एक केस ही नहीं था। डॉक्टर ने कहा इतनी गंभीर चोट नहीं थी, जान चली जाए। तब न्यायालय ने चार्ज 326 और 325 पर दोष सिद्ध हुआ। अपराध 307 का किया था, चार्ज 307 का लगा था, ट्रायल भी 307 का हुआ था, लेकिन दोष सिद्ध 326 और 325 का हुआ है। लेकिन 326 का चार्ज तो लगा ही नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस अपराध का चार्ज नहीं लगाया उसका दंड नहीं दे सकते। यदि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जिस अपराध का दोष सिद्ध होता है उसे उसी से दंडित किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का चार्ज लगाया गया है और उसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं और छोटा अपराध से दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ जो आरोप का बताया था। आगे के वीडियो में या आगे की क्लास में बताऊंगा कि जुरिडिक्शन एंड प्ली ऑफ वार्स ऑफ ट्रायल, यानी विचारण क्षेत्राधिकार एवं निर्वधन की प्ली, यानी प्ली के बारे में बताऊंगा, प्ली क्या होती है। ठीक, तब तक के लिए बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, यदि कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।